हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एडिटोरियल पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक पब्लिश हुई है उससे हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक चीज़ और, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मिशन बिहार दरोगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। मिशन बिहार दरोगा के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेली बेस पर बिल्कुल फ्री निःशुल्क जो है वो टेस्ट का आयोजन जो है वो करवाया जा रहा है। डेली 8 बजे रात में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है, और फिर 9 बजे जो है वो आप लोगों को उसी ग्रुप में पीडीएफ के माध्यम से ही सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। अभी रिसेंटली बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है, उसके अनुसार हिंदू धर्म की जो आबादी है वो 81.99% है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 81.99%। सबसे पहले नंबर पे है हिंदू, और सबसे कम अगर बिहार में है तो वो क्या है, 0.0096% है जैन। और पहले नंबर पे हिंदू और दूसरे नंबर पे है मुस्लिम, जिसकी आबादी है 17.70%। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हिंदू में पूछ दे कि हिंदू में सबसे ज्यादा कौन सी जाति है, मतलब जाति में पूछ दे तो धर्म, ये तो धर्म है। और अगर जाति कैटेगरी में पूछ दे तो सबसे ज्यादा है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी, जो कि है 36.01%। आगे है कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। तो भारत में अपनी पहली शाखा कौन खोला है, डिकीन विश्वविद्यालय, जो कि ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है और गुजरात के गांधीनगर में अपना शाखा स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिकीन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। नाटो का मतलब है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो कब हुई है, 1949 को हुआ है। और मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। और 31वां सदस्य देश कौन बना है, तो वो बना है फिनलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनलैंड। सीपरी रिपोर्ट, सीपरी का मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े अस्त्र आयातक देशों का क्रम क्या है। आयातक देश में सबसे पहले नंबर पर है भारत, दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब और तीसरे नंबर पे है कतर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जो 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश हैं वो है भारत, सऊदी अरब और कतर। अगर आपसे पूछ दे कि इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा निर्यातक देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो है 42वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे है अमेरिका। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, रामचंद्र पौडोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र पौडोल। इससे पहले विद्या देवी भंडारी थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि रामचंद्र पौडोल जो है वो विद्या देवी भंडारी का स्थान लिए हैं। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो नेपाल के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो उनका नाम है पुष्प कमल दहल। और इन और अगर नेपाल की राजधानी की बात करें तो नेपाल का राजधानी है काठमांडू। और यहाँ के संसद को क्या बोला जाता है, यहाँ के संसद को बोला जाता है राष्ट्रीय पंचायत। आगे है प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु
कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 19,000 करोड़ रुपए बजट जो है वो अनुमानित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 19,000 करोड़ रुपए। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे, ये तो एक योजना की बात है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगर आपसे पूछ दे कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पे कितना करोड़ रुपए जो है बजट अनुमानित है, तो वो है 2.70 लाख करोड़ रुपए। क्लियर है? एक दो और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। मनरेगा अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। मनरेगा के लिए है 60,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए अगर पूछा जाए तो उसके लिए है 70,000 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री आवास योजना पे योजना के मामले में सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है, तो वो है 79,590 करोड़ रुपए। आगे है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 फरवरी को। और इस वर्ष जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस था, उसका थीम क्या था? उसका थीम था आइडियाज। आइडियाज का मतलब है इनोवेटिव, डेमोन्स्ट्रेट, इलिवेट, एडवांस, सस्टेन। वहीं अगर फरवरी की अगर बात करते हैं तो फरवरी के कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेज भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी को मनाया जाता है समर्पण दिवस, 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस, और 28 फरवरी से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ई रूपी है क्या? ई रूपी एक्चुअली में एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो कि उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को भुगतान करने में मदद करता है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालाबार होता किसके किसके बीच है? मालाबार का आयोजन जो है नौसेना अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है 2023 का। अगर पूछा जाए तो यहाँ आपसे 2023 का पूछ रहा है, तो 2023 का कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 2022 में इसका आयोजन जो था वो जापान में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। अभी जो 2023 में हुआ है वो मालाबार का 27वां संस्करण था। और मालाबार जो नौसेना अभ्यास है, यह क्वाड देशों के द्वारा एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया है कौन? उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिसेंटली कुछ करंट की चीजें भी ध्यान रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश जो है वहाँ विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला गया है। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी उत्तर प्रदेश में ही खोला गया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर घर आरओ जल वाला गांव जो है वो कौन बना है अभी? तो वो बना है भरतौल गांव, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आईटीबीपी। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ हुआ है तो अच्छा, ये क्वेश्चन है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? हाँ, तो बिल्कुल आईटीबीपी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईटीबीपी। आईटीबीपी जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और इसके महानिदेशक अभी कौन है? उनका नाम है अनीस दयाल सिंह। और इसका आयोजन जो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का हुआ है वो लद्दाख में हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सतीश कौशिक जो थे वो अभिनेता और निर्देशक दोनों थे।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया, बिल्कुल सही है। अगर पूछ ले असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा हेमंत बिस्वा शर्मा है। उसके बाद मणिपुर के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, ये भी सही है। और अगर मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो हैं एन बीरेन सिंह। नागालैंड की बात कीजिएगा तो नागालैंड के राज्यपाल हैं ला गणेशन, और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो। और मेघालय की अगर बात करते हैं तो मेघालय के राज्यपाल रमेश बैस नहीं है, मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान, जो कि पहले बिहार के थे। और ये रमेश बैस की अगर बात कीजिएगा तो रमेश बैस है कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मेघालय के भी मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा, इनके मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया भारत को 2005 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2005 में। एससीओ की अगर बात करते हैं तो एससीओ में 8 सदस्यों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना जो है वो 2001 में हुआ है। और एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? बीजिंग, चाइना में। एससीओ का मतलब क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है वो गुजरात के मेहसाना में स्थित है मोढेरा गांव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात के मेहसाना में स्थित है। गुजरात से अन्य भी कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। गुजरात सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 जारी किया है। और दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन जो है वो सूरत, गुजरात में ही निर्मित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो है वो किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भगवान शिव से संबंधित है। ये एक्चुअली राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का निर्माण जो है वो किया गया है, मतलब इसकी स्थापना की गई है। और इसी मूर्ति को विश्वास की मूर्ति, यानी कि स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? अभय ओका की अध्यक्षता में, इसीलिए उस समिति का नाम दिया गया है अभय ओका समिति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो एस्केप टनल है वो उधमपुर से बारामूला तक है। 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य जो है वो जम्मू कश्मीर को एक वैकल्पिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 272 किलोमीटर। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो इसको जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1944 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। टोटल मेंबर कंट्री जो है वो 189 है, और 189वां मेंबर कंट्री जो है वो है नॉर्वे। और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? इनके अध्यक्ष का नाम है अजय बंगा। आगे है कि किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो किरण रिजिजू जब कानून मंत्री से इस्तीफा दिए थे तो नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो स्मृति ईरानी से याद रखिएगा, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और गिरिराज सिंह से याद रखिएगा, ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। किस संस्था के द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत जो है वो LIC, यानी लाइफ इंडिया कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि LIC। LIC से एक चीज याद रखिएगा, LIC के जो अभी अंतरिम अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है?
उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए 2023 में अगर पद्म पुरस्कार की बात कीजिएगा तो टोटल 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 9 लोगों को पद्मश्री दिया गया और 91 लोगों को देखिए 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया, जिसमें कि टोटल महिलाएं जो थी वो 19 महिलाएं थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 महिलाएं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर बात करते हैं तो यह मनाया कब जाता है? अभी हम लोगों ने देखा था 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसका जो थीम था वो था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। तो उसके सदस्य जो होते हैं वो संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पढ़े होंगे एक अनुच्छेद 66 का एक, यही अनुच्छेद 66 का एक यह कहता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, उन सभी से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति की अगर बात कीजिएगा तो उपराष्ट्रपति का विवरण जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 63 में है, अमेरिका से लिया गया है। और एक अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का भारत के उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो यह है अनुच्छेद 100 के 1 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है वो 1954 ईस्वी को सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया था और 1 जून 1955 को लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। अब पढ़ेगा इंडिया टीम के द्वारा एक बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है, जो कि वॉल्यूम 1 के नाम से है और उसमें 15 सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट ये है वो ये है कि इसमें क्वेश्चंस जो होंगे वो फुल्ली एनसीईआरटी और घटना चक्र पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम जो अभी सारे बोर्ड्स जो है वो पैटर्न चेंज कर रहा है। देखिए है क्या एक्चुअली कि बीपीएससी जो है वो अपना पैटर्न चेंज कर रखा है। इस बार बीपीएससी के क्वेश्चंस जो भी बच्चे एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता ही होगा और ये कंफर्म है कि बिहार दरोगा बोर्ड भी जो है बीपीएसएससी वो भी कुछ ना कुछ इस बार एक्सपेरिमेंट करेगा ही करेगा। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन के पैटर्न को इधर से उधर करेगा। इसका एक ही बेनिफिट है कि आपको एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पढ़ना होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो उसी को ध्यान रखते हुए वॉल्यूम 1 का आयोजन करवाया जा रहा है। इससे आप लोग जरूर जुड़े, यह आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। इससे जुड़ने के लिए आप लोग को दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9472092809 पे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आगे की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। तो भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो किस पे निर्भर करता है? संवैधानिक प्रावधानों पर, हाँ बिल्कुल। परंपराओं तथा व्यवहारों पर, हाँ बिल्कुल। न्यायिक व्याख्याओं पर, यह भी सही है। और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करते हैं तो आप लोग के दिमाग में आ जाना चाहिए 7वीं अनुसूची, जिसमें कि केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये जो केंद्र राज्य संबंध है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? यह कह रहा है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जारी करते हैं और विधान परिषद और विधानसभा के लिए
उस संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, ना कि चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये भी चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी चुनाव आयोग का काम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं है। निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए संविधान का भाग 15 और कहां से कहां तक, अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग जो है वो एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और पहले जो था निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 के बाद से इसे तीन सदस्यीय आयोग जो है वो बना दिया गया है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यह जो है वो किनके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए, अगर जनरल तौर पे देखा जाए तो मेयर का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां मेयर का कार्यकाल जो है वो अलग अलग होता है। जैसे दिल्ली में आप देखिएगा मेयर का कार्यकाल जो होगा वो 1 साल का है। तो इस क्वेश्चन का जो इन जनरल अगर बात करते हैं तो 5 साल होता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। समिति और वर्ष के नाम दिए गए हैं। बी आर मेहता समिति 1957 किसके साथ मैच करेगा? बी आर मेहता समिति। 1986 में एल एम सिंघवी समिति है 1986 में। 1977 की अगर बात कीजिएगा तो यह अशोक मेहता समिति के साथ मैच कर जाएगा। और 1988 की बात कीजिएगा तो ये जो है वो थुंगन समिति के साथ मैच कर जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो ये है 61वां संविधान संशोधन 1989, जो कि संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करता है और मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन 1989। बोहरा समिति का संबंध है। बोहरा समिति का गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और ये इसलिए गठन किया गया था कि जो नेता लोग होते हैं वो अपराधियों के साथ साठगांठ कर लेते हैं, उसी के जांच के लिए इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? यह बात कर रहा है किसकी? नाबार्ड की। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई 1942। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत जो है वो कब किया गया था? 1975 में किया गया था। और 1975 में कौन पंचवर्षीय योजना चल रहा था? 1974 से लेकर 1978 तक चला है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। आगे है कि मत्स्य एवं खनन जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए, मत्स्य हो गया, खनन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? किन्स हैं। जो यह पुस्तक जो है वो 1936 में प्रकाशित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जो है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात कीजिएगा तो यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को किया गया था
और 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ किया गया था। और फिर जाकर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण जो है वो कर दिया जाता है। एक चीज़ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से याद रखिएगा, भारत में मौद्रिक एवं साख नीति जो है वो यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई भी जाती है और लागू भी की जाती है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो यह किस ग्रह का है? बुध का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुध। मरकरी, मरकरी जो है वो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह भी है और इस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह जो है वो नहीं है। और बुध जो है वो सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला भी ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? हिमालय तो है, आल्पस भी है। हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज ये सब जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन पारसनाथ नहीं है। पारसनाथ जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है कांगो को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांगो। कांगो की राजधानी कहाँ है? कांगो की राजधानी है ब्राज़ील और यह जो है वो मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा किसको कहते हैं? ठंडी जलधारा की अगर बात कीजिएगा तो ठंडी जलधारा जो होता है वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जो बहने वाली हवा हो जलधारा होती है उसको ठंडी जलधारा कहा जाता है। और ठंडी जलधारा जो होती है वो प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो हम्बोल्ट जलधारा जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बाद बाकी अगर सुसीमा की बात कीजिएगा तो सुसीमा जो है वो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। उसके बाद क्यूरोसियो की बात कीजिएगा तो ये भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और अगर इरमिंजर की बात कीजिएगा तो ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। आगे है कि कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट नहीं, थालघाट जो है वो नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। पालघाट, हाँ बिल्कुल, पालघाट जो है वो कोयम्बटूर एवं कोचीन को जोड़ता है। भोर घाट की अगर बात कीजिएगा तो नहीं, भोर घाट जो है वो मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। और सेन कोटा की बात कीजिएगा तो सेन कोटा जो है वो त्रिअनंतपुरम एवं मदुरै के बीच का संपर्क मार्ग है। आगे है कि जवाई तथा सूकरी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई है और सूकरी ये सब जो है वो लूनी की सहायक नदियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? चूलिया, दूधसागर और बिहार। तो देखिए, चूलिया तो स्थित है राजस्थान में, बिहार भी राजस्थान में स्थित है, दूध सागर नहीं स्थित है क्योंकि दूध सागर जलप्रपात जो है वो गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि माउंट कोयोबो स्थित है। तो माउंट कोयोबो जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 460 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिणी अंडमान। आगे है कि नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ टोटल 5 भारतीय राज्य जो है वो सीमा बनाएगा। एक उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। और टोटल सीमा कितना बनाता है? 1751 किलोमीटर की सीमा जो है वो नेपाल बनाता है। फिर एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत का कुल 16 ऐसा राज्य जो है वो 7 पड़ोसी देशों की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। एक साइड लेखक के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड ग्रंथ के नाम दिया गया है। कौटिल्य की अगर बात कीजिएगा तो ये अर्थशास्त्र के साथ मैच करेगा। गीत गोविंद ग्रंथ जो है वो किसके साथ मैच करेगा? गीत गोविंद मैच करेगा जयदेव के साथ। कथा सारित्र सागर की अगर बात कीजिएगा तो ये सोमदेव के साथ मैच करेगा।
और कल्प सूत्र जो है वो भद्रबाहु के साथ मैच करेगा। आगे है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वो सुल्तान कौन था? तो वो सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जो कि फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ एक नया सिंचाई कर भी लगाया था, जो कि उपज का 1/10 भाग था। यह 300 नए नगरों की स्थापना करता है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक यह था। फिर दीवाने बंदेगान दीवाने खैरात की स्थापना करता है। सबसे अधिक दासों की जो संख्या थी वो इसी के समय में थी। और इसी के शासनकाल में खिजराबाद और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित भी किया गया था। आगे है कि महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किसने किया था? जयपाल किया था, जो कि कौन था? शाही वंश का शासक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपाल। महमूद गजनबी से याद रखिएगा, महमूद गजनी का सबसे जो चर्चित आक्रमण था वो 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था, जिस मंदिर के लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति जो है वो हाथ लगी थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था, यह आपसे पूछ रहा है। कौन नहीं आया था, यह आपसे पूछ रहा है। बर्नियर की अगर बात कीजिएगा तो बर्नियर जो था वो शाहजहां के समय में आया था, तो यह तो नहीं होगा। ट्रैवनियर की अगर बात कीजिएगा तो यह औरंगजेब के समय में आया था, यह भी नहीं होगा। सर टॉमस रो, ये तो एकदम फेमस ही था जहांगीर के दरबार में, ये भी नहीं होगा। डोमिंग पायस हो सकता है, क्योंकि डोमिंग पायस जो है वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो है वो 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। यह तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था, तो यह तो गलत है। फिर कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, यह सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है, यह भी सही है। और नामग्याल बौद्ध मठ जो है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह भी सही है। तो यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। आगे है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, बारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग? नहीं, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो यह तो नहीं होगा। बारन हेस्टिंग्स की अगर बात कीजिएगा तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, बारन हेस्टिंग्स, ये भी नहीं होगा। फिर अगर बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग की, तो लॉर्ड कैनिंग भी नहीं था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था, तो यह भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हूं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था? पॉम्सटन था। 1857 की क्रांति से याद रखिएगा, यह 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। पावना विद्रोह 1873-76, और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो था बंगाल, ये बिल्कुल सही है। एका आंदोलन 1921-22 कहाँ? यूपी में, ये सही है। ताना भगत आंदोलन 1913-14, ये बिहार झारखंड वाला क्षेत्र में, ये भी सही है। अहोम विद्रोह 1928-29, ये गलत है। अहोम विद्रोह 1928 नहीं बल्कि 1828 में, और कहाँ? आसाम इसका प्रभावित क्षेत्र था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था?
तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो कब किया गया था, पहले तो ये याद रखिए 1873 में किया गया था। और क्यों किया गया था, तो मुख्य रूप से दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। और किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ज्योतिबा फूले से याद रखिएगा, इन्होंने 1851 में एक बालिका विद्यालय की भी स्थापना किए था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, यह पूछ रहा है। पंचमहल हाँ है, मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद जो है वो दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। सलीम चिश्ती का मकबरा है, मरियम पैलेस भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोती मस्जिद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोडी षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी। देखिए, काकोडी षड्यंत्र की अगर बात कीजिएगा तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन, उसमें रेल विभाग का खजाना जो है वो काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया था, जिसमें कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन लाल और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा दी गई थी और साचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल को फांसी की सजा दी गई थी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो गांधी जी जो है सिर्फ और सिर्फ किस में भाग लिए थे, दूसरे में भाग लिए थे, लेकिन वो भी गोलमेज सम्मेलन जो था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं लिए थे, तो पहले में भी नहीं लिए थे, तीसरे में भी नहीं लिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों में। गांधी जी सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी किस जहाज से गए थे और क्या से लौटे थे। तो गए अगर पूछे तो वो होगा एसएस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे और लंदन के किंग्सले हॉल में रुके थे। और अगर पूछे कि किससे वापस आए थे, तो बेंस्टियाना नामक एक इटली का पोत था, उसी से भारत वापस आए थे। क्लियर है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। जबोलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, ये बिल्कुल सही है। फिर है कि विष्णु पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, नहीं, विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। आंध्र सातवाहन वंश से है मत्स्य पुराण संबंधित, तो ये तो गलत है। भारत में सर्वप्रथम हून आक्रमण की जानकारी जो है वो नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, ये भी गलत है। भारत में सर्वप्रथम हून आक्रमण की जो जानकारी है वो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी, ये तो गलत ही है, क्योंकि पीलनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो सिर्फ और सिर्फ सही कौन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए। तो देखिए, जुते हुए खेतों के निशान और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य, ये दोनों जो है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है और इसके उत्खनन करता है अमलानंद घोष। आगे है कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था। तो चोल काल में व्यापारियों की जो सभा होती थी उसको नगरम कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगरम। चोल वंश की अगर बात कीजिएगा तो इसका संस्थापक था विजयलल और इसकी राजधानी थी तंजौर। और संपूर्ण चोल साम्राज्य जो था वो 6 मंडलमों यानी कि 6 प्रांतों में विभाजित था। और स्थानीय स्वशासन जो था वो चोल साम्राज्य की या चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। चोल काल में जो भूमि कर होता था वो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था और चोल काल में कलंजू जो है वो सोने के सिक्के हुआ करते थे। आगे है कि वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था जापान के क्योटो शहर में। कब, 1997 में। और क्यों हुआ था, भूमंडलीय तापन जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके संबंध में हुआ था। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो वातावरण में हानिकारक गैसों के कॉन्सेंट्रेशन को नियंत्रित करके जलवायु परिवर्तन के खतरों को टालना था। आगे है कि भारत की प्रथम रामसार साइट निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो भारत की प्रथम रामसार साइट कौन है, चिल्का झील। और कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।
तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो उससे ऊर्जा की जो मात्रा है वो घटती है, क्योंकि देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है वो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा जो है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में परिवर्तन करती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटती है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो वो है इकोटोन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इकोटोन। फिर है कि दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण हैं? वेग, बल और चाल। तो यहाँ पे अदिश राशि कौन होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो जैसे कि चाल हो जाएगा, जो क्या है अदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाल। नेक्स्ट है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? अगर बल की परिभाषा पूछेगा तब हो जाएगा प्रथम नियम, और बल का व्यंजक पूछेगा तब हो जाएगा द्वितीय नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय गति नियम। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ेगा तो द्रवों की श्यानता जो है वो घटेगा, लेकिन गैसों की श्यानता पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है वो हमेशा शून्य होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता, तो वो क्या होगा, घटता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर और नजदीक दोनों की वस्तुओं देखने में कठिनाई होती है, और इसीलिए इसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है किसका, गामा किरणें का, और सबसे अधिक आयनन क्षमता होता है किसका, अल्फा किरणें का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें एवं अल्फा किरणें। गामा किरणें से ध्यान रखिएगा, गामा किरणें के जो खोजकर्ता हैं वो पॉल बिलॉड हैं, लेकिन इसका नामकरण जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, और इसका तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक साइड विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके खोजकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। कह रहा है गामा किरण पॉल बिलॉट, ये अभी हम लोगों ने देखा, ये सही है। फिर है दृश्य किरण न्यूटन, ये भी सही है। अवरक्त किरण हर्सल, ये भी सही है। दीर्घ किरण रॉन्टजन, ये गलत है, क्योंकि दीर्घ किरण के खोजकर्ता जो थे वो मार्कोनी थे। नेक्स्ट है कि ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है, तो ध्वनि की चाल अगर जल में पूछे तो वो हो जाएगा 1483 मीटर पर सेकंड, और अगर यही ध्वनि की चाल वायु में पूछे तब हो जाएगा 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि से एक चीज और याद रखिएगा, ध्वनि तरंग जो होता है वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होता है। नेक्स्ट है कि रक्त के थक्के का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वही अगर बोल दिया जाए यूरेनियम 235 का प्रयोग, तो ये चट्टान की आयु ज्ञात करने में होता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो विकिरण चिकित्सा में किया जाता है, और फास्फोरस 32 का उपयोग जो है वो ल्यूकेमिया थेरेपी के लिए किया जाता है। आगे है कि एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न न हो, यह भी होना चाहिए। उसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि उसका उष्मीय मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो यह जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क है। आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो वर्ग एवं
अपवर्त की संख्या जो है वो क्रमशः कितनी होती है, 18 और 7 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, आवर्त की संख्या 7 होगा और वर्ग की संख्या जो है वो 18 होता है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मोसले के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है कि सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था। तो सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल जो है वो 1909 में दिया गया था। और जिस विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से कम होगा यानी कि वो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा यानी कि वो क्षारीय होगा, बेस इन नेचर होगा। कुछ पीएच मान भी याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त का होता है 7.4, मानव मूत्र का होता है 6, सिरका का होगा 2.4, लार का होगा 6.5, शराब का होगा 2.8, समुद्री जल का हो जाएगा 8.4। साथ ही साथ याद रखिएगा हमारा शरीर जो है वो 7.0 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। और वर्षा की जल का जो पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा भी कहा जाता है। आगे है कि कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो कोशिका विभाजन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गंजापन के लिए कौन सा कवक जो है वो जिम्मेदार है। तो उसका नाम है टीनिया कैपिटिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि चावल, गेहूं एवं गन्ना जो है वो किस कुल के पौधे के उदाहरण है। तो गेहूं हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, ये सब जो है वो ग्रेमिनेसी कुल के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो वो होता है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है वो बौने पौधे को लंबा करता है और फूल बनने में मदद करता है। जिब्रेलिन्स हार्मोन की जो खोज है वो कुरोसावा के द्वारा 1926 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। बकरी, भेड़िया, मोर, लोमड़ी। देखिए, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वैसे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे कि लोमड़ी हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब जो है। लेकिन बकरी की अगर बात कीजिएगा तो बकरी तो प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि राइबोसोम का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और इसका नामकरण जो है वो 1958 में रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। अभी हम लोगों ने देखे थे कि कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार से होता है, एक असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ आपसे वही पूछ रहा है कि समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह बताना है आपको। यह विभाजन जो है वो कायिक कोशिका में होता है। तो यह जो है वो सही है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, यह भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था जो है वो प्रोफेज है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, आपसे पूछ रहा है। देखिए, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब जो है वो तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, लेकिन पेप्सिन नहीं होता है। पेप्सिन एक्चुअली अमाशय से निकलने वाला जो जठर रस में एंजाइम होता है उसी में होता है पेप्सिन और रेनिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो 3 बार दिया गया है, एक बार 1917 में, एक बार 1944 में और एक बार 1963 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 बार। याद रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, 1863 में हुई थी। नेक्स्ट है कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो मांडी झागोर ये सब नृत्य का जो संबंध है
वो गोवा राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोवा। नेक्स्ट है कि बीसी राय पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी राय चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक हैं सुखवंत सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुखवंत सिंह। इसके आगे मैथ्स के क्वेश्चन हैं जिसके आंसर जो है वो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो ज़्यादा आसानी हो सके। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। जाते जाते मैं एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। अब पढ़ेगा इंडिया के द्वारा एक मिशन बिहार दरोगा 2023 निःशुल्क टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करवाया जाता है जिसमें कि डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग को 8 बजे प्रोवाइड करवाया जाएगा और फिर उसका डिस्कशन जो है वो 9 बजे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इससे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर 9472092809 पर बिहार दरोगा लिखकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।